सभी साथियों का हमारे जीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था अक्षांश देशांतर रेखाओं का क्या महत्व है और समय कैसे ज्ञात करते हैं पृथ्वी के समग्र अध्ययन के तहत। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम अध्ययन करेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी की गतियां, जैसा कि आप सभी सर्वविदित हैं कि पृथ्वी जो ग्रह है वो सूर्य के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज पश्चिम से पूर्व एक चक्कर पूरा 365 दिन में करता है, 365 से 1/4 दिन में। और पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती हुई 24 घंटे में एक अपना चक्कर पूरा करती है। उस गति को क्या बोलते हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर पूरा करती है उसको क्या कहते हैं। आपने ये 6ठी 7वीं 8वीं पढ़ा होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें एक है परिक्रमण। नाम से स्पष्ट है, परिक्रमा करना। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इसी को दूसरा नाम दे देते हैं वार्षिक गति। दूसरी जो गति है उसको बोलते हैं परिभ्रमण गति, या दूसरे शब्दों में कहें तो दैनिक गति भी इसे ही कहा जाता है, या घूर्णन गति भी कह सकते हैं। ये दो गतियां हैं पृथ्वी की। छोटा सा ग्लोब बना लेते हैं। ऐनी आओ, काम चलाओ। ये भूमध्य रेखा है, ये ध्रुव है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये देशांतर रेखाएं, ये मेन कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे, जो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री पे दक्षिण में मकर रेखा। इसके अलावा 66.5 डिग्री है यहाँ पे नॉर्थ, और 66.5 डिग्री साउथ हिमरेखा, हिमरेखा या आर्कटिक और अंटार्कटिक रेखा। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये पृथ्वी का एक्स जो 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अब हम इसको समझेंगे। ये बना लिया हमने सूर्य। पृथ्वी अपने एक्स पे घूमती हुई पश्चिम से पूर्व सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करती है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 365 से 1/4 दिन में। इसको बोलते हैं परिक्रमण गति या वार्षिक गति। सूर्य की परिक्रमा करना और घूमने की दशा पश्चिम से पूर्व। और ये पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती हुई, पृथ्वी अपने अक्ष पर अपना एक चक्कर 24 आवर्स में पूरा करती है, जिसको बोलते हैं परिक्रमण। पृथ्वी परिक्रमण गति किस साल से कितने दिन में? 365 से 1/4 दिन में। तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और लगभग 46 सेकंड में एक चक्कर सूर्य के चारों पूरा करती है।
जिससे क्या इफेक्ट पड़ता है? दिन रात का छोटा बड़ा होना संभव है। परिभ्रमण गति ये 24 घंटे में, जिसको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं 23 घंटा और 4 सेकंड, लगभग 24 घंटा और ये लगभग 365 से गुटा 4 दिन अपने एक्स पे घूमती हुई, घूर्णन करती हुई अपना एक चक्कर पूरा करती है। यह सबसे पहले किसने बताया? परिभ्रमण और परिक्रमण के बारे में। कि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, अपना एक चक्कर पूरा करती है और पश्चिम से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज एक चक्कर पूरा करती है सूर्य के चारों ओर। वो है कोपरनिकस। इन्होंने बताया पृथ्वी घूर्णन करती है, जिसकी 2 गतियां हैं। अब ग्रह गति करते हैं, जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया? केपलर। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केपलर। अब आ जाइए, दिन रात का छोटा बड़ा होना पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण संभव है, और दिन रात का बनना जैसा आप देखते हैं 24 घंटे में 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात, यह किसके कारण संभव है? परिभ्रमण गति या दैनिक गति या घूर्णन गति भी कहा जाता है इसको। अब इन्हीं गतियों से और क्या होता है? परिक्रमण गति ऋतुओं का बदलना, ऋतुओं या मौसम का बदलाव, ये किसके कारण होता है? दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान से जरूर देखें। दिन रात का बनना और दिन रात का छोटा बड़ा होना, इनमें फर्क है। ऋतुओं का बदलाव या मौसम में परिवर्तन, कभी बसंत ऋतु आ रही है, कभी पतझड़ आ रहा है, कभी कुछ है, ये किसके कारण है? परिक्रमण गति। और दूसरा फैक्ट है पृथ्वी का अपने एक्स पे 23.5 डिग्री झुका होना। ये एक्स 43 का बनाए तो ये सीधा बनेगा यहाँ पे, और इस पे लंब बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री। ये जो कोण है ये 23.5 डिग्री बनेगा ऐसे। तो कितने डिग्री में झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष पर? 23.5 डिग्री के झुकाव है। पृथ्वी का झुकाव और परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं में बदलाव होता है या मौसम में बदलाव, और दिन रात का छोटा बड़ा होना, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी बात आती है परिक्रमण गति की चाल। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती हुई पश्चिम से पूर्व सूर्य का चक्कर 365 से 1/4 दिन में किस गति से लगाती है? गति इंपॉर्टेंट है। गति है 1,07,280 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में इतनी दूरी तय करती है। अगर इसको सेकंड में बनाएंगे तो 1 घंटे में मिनट होते हैं 60 और 60 मिनट में सेकंड होते हैं 3600। 3600 से भाग देंगे तो यह आएगा 29.8 किलोमीटर पर सेकंड। यह पृथ्वी की सेकंड में चाल है और यह आवर्स में चाल है। इसी तरह परिभ्रमण गति, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, उसकी चाल क्या है? वो है 1670 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 1670 किलोमीटर चलती है। परिभ्रमण है ये। परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों चाल देख लो। अब इसको अगर 36 से भाग देंगे सेकंड बनाने के लिए तो 0.46 किलोमीटर पर सेकंड यह आएगा। पृथ्वी की जो परिभ्रमण गति है
वो ये है चाल इसकी, ये भूमध्य रेखा पे है 0 डिग्री पे। अगर भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाते हैं तो ये चाल कम हो जाती है, 23.5 ऊपर जाएंगे तो इसकी आधी हो जाएगी, 0.23 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगी। और ध्रुवों पे जब जाएंगे यहाँ पे तो यहां इसकी गति क्या होगी, 0। पृथ्वी की कौन सी गति ध्रुवों पे 0 होती है, परिभ्रमण गति। ठीक है, तो परिभ्रमण गति ये प्रश्न आ जाता है, 0 कहां होती है, ध्रुवों पे। नगर भूमध्य रेखा पे कितनी है, सेकंड में 0.46 किलोमीटर पर सेकंड, और आवर्स में बात करें तो 1670 किलोमीटर पर आवर्स। इस गति से पृथ्वी घूर्णन करती है अपने अक्ष पे और सूर्य के चारों ओर। अब इससे आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, सूर्य के सामने जो भाग आता है वहां दिन होता है, अपोजिट साइड में रात होती है। दूसरी तरफ अक्ष पे घूमते सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व 365 से 1/4 दिन में जब चक्कर पूरा करती है तो कुछ मौसम समय में बदलाव आता है, दिन कहीं बड़े या रातें छोटी। जैसे आप देखते हैं भारत की स्थिति कहाँ है, नहीं आओ काम चलाओ, यहां बना लेते हैं। ये भारत है, यहाँ पे उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो अपने यहां देखते होंगे गर्मियों में एक समय ऐसा आता है कि सबसे बड़ा दिन होता है, एक बार सबसे छोटा होता है। तो सबसे बड़ा कब होता है, छोटा कब होता है, और वो किसके कारण संभव है, परिक्रमण गति से। चालिए जैसे आप 21 मार्च 23 सितंबर, ये 2 तारीख इंपॉर्टेंट हैं। 21 मार्च को क्या होता है, दिन रात बराबर, और 23 सितंबर को क्या होता है, दिन रात बराबर। 2 तारीख है, 21 मार्च और 23 सितंबर, जिनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बसंत विषुव, और इसको बोलते हैं शरद विषुव। विषुव का मतलब 12 घंटे के दिन और 12 घंटे के रात का मतलब ही विषुव है। 21 मार्च और 23 सितंबर। अब आ जाते हैं 2 तारीख इंपॉर्टेंट और हैं, 21 जून और 22 दिसंबर। 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का, और 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है। चारों इंपॉर्टेंट तारीखें हैं। सबसे बड़ा दिन इसको बोलते हैं करक संक्रांति। क्या बोलते हैं इसको, करक संक्रांति, और इसको बोलते हैं मकर संक्रांति। तो यहां से 4-5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये कहां की बात है, भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात बराबर किस तारीख को होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को, जिनको बसंत विषुव और शरद विषुव कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन जिसमें भारत स्थित है, सबसे बड़ा दिन कब होता है, 21 जून को होता है, जिसको करक संक्रांति बोलते हैं, क्योंकि करक रेखा पे सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं। ये करक रेखा अभी जून जुलाई में बहुत गर्मी पड़ती है अपने उत्तरी भारत में, इसलिए उसको करक संक्रांति भी कहा जाता है, सबसे बड़ा दिन। और 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन है।
जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है वो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, और जो सबसे छोटा दिन है उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर, और वो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चारों। इसके बाद है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिन और रात बराबर होते हैं पूरे साल में, कहां होते हैं? 0 डिग्री भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा जो कहते हैं, या दिन और रात की अवधि हमेशा बराबर रहती है, और सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत पड़ती हैं। और सूर्य की किरणें लंबवत तिरछी कहां पड़ती हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इन ध्रुवों पे हमेशा 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। और एक प्रश्न और आता है, 21 जून को अर्धरात्रि का सूर्य कहां निकलता है? नॉर्वे में। अर्धरात्रि का सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये पता होना चाहिए बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसको। अभी आगे बढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती हुई एक पोजीशन ऐसी आती है कि पृथ्वी सूर्य के बिल्कुल निकट होती है, मिनिमम डिस्टेंस। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कम से कम दूरी, मतलब सूर्य पृथ्वी के नजदीक किस तिथि को होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है। नजदीक कब होती है? 3 जनवरी को, जिसको आप उपशोर कहा जाता है। कितनी नजदीक आ जाती है? 14.7 करोड़ किलोमीटर, जिसको उपशोर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। उपशोर की स्थिति कब होती है? उपशोर क्या है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की मिनिमम दूरी को उपशोर कहा जाता है। स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को। दूसरा है मैक्सिमम दूरी पे। दूर कब होती है पृथ्वी मैक्सिमम दूरी पे? 4 जुलाई। इसको कहा जाता है अपशोर। अप ऊपर की तरफ, दूर, अपशोर। कितनी दूरी पे होती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर लगभग, और ये इतनी। पृथ्वी अपने एक्स पे सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर कैसे घूमती है? दीर्घवृत्ताकार पथ पे घूमती हुई एक स्थिर चाल पे अपना एक चक्कर पूरा करती है 365 से 1/4 में, 4 दिन में, जो अभी आपने पढ़ा था। तो मेन सिचुएशन ये है, जब दीर्घवृत्ताकार पथ पे एंटी क्लॉकवाइज पश्चिम से पूर्व घूमती है, तो एक समय ऐसा आता है पृथ्वी सूर्य के मिनिमम दूरी पे होती है, जिसको बोलते हैं उपशोर। 3 जनवरी को घटना घटित होती है ये। और एक समय ऐसा आता है पृथ्वी सूर्य से मैक्सिमम दूरी पे होती है, उसको बोलते हैं अपशोर, और ये होता है 4 जुलाई को। इतना आपको पता लग गया होगा। अब उपशोर और अपशोर, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं? एपसाइड। अपशोर और उपशोर को मिलाने वाली रेखा को एपसाइड कहा जाता है। कॉपी में नोट कर लो। आप किसी भी किताब का अध्ययन करेंगे तो ये चीजें आपको समझ में आना मुश्किल है, लेकिन आप एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी, और आप भूगोल में इंटरेस्ट आपको आने लग जाएगा। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है जो अभी पढ़ा आपने, उपशोर अपशोर। सूर्य जब मिनिमम दूरी पे होता है
तो सूर्य ताप ज्यादा होता है कम? किस तिथि को सूर्य ताप पृथ्वी से ज्यादा होता है? 3 जनवरी को आ जाता है, कई बार प्रश्न आया हुआ है। अब सूर्य का बाहरी जो टेम्परेचर है आवरण का कितना है, ये भी आ जाता है कई बार। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग सूर्य का बाहरी आवरण का तापमान है। दूसरा एक सूर्य का आ जाता है, सूर्य में ऊर्जा मुक्त होने का प्रमुख कारण क्या है? सूर्य में ऊर्जा कहां से मिलती है? हाइड्रोजन का हीलियम में बदलाव। हाइड्रोजन हीलियम में जब चेंज होता है तो उस प्रक्रिया में ऊर्जा वियुक्त होती है और जिससे हमें पृथ्वी पर प्रकाश मिलता है। और 8 मिनट 17 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे पहुंच जाता है, जो आपने पीछे पढ़ा था। और चंद्रमा का प्रकाश 1.3 सेकंड में पृथ्वी पे पहुंच जाता है। हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना, ये क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। यह प्रश्न भी आ जाता है, सूर्य में ऊर्जा का प्रमुख कारण क्या है? कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन मतलब हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना ही नाभिकीय संलयन कहलाता है। एक आता है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन ये किसमें होता है? हाइड्रोजन बम, परमाणु बम में। जैसे अमेरिका ने पीछे जापान में सेकंड वर्ल्ड वॉर में 2 बम गिराए थे, 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पे। उस बम में क्या थी विशेषता? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया थी। तो वो नाभिकीय विखंडन है और ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। अब सूर्य के अंदर जब हाइड्रोजन में से हीलियम में परिवर्तन होती है तो ऊर्जा पृथ्वी पर आती है, जिसके कारण पूरे जीवन संभव है। अब ऐसा कौन सा प्रकाश है जिससे पृथ्वी की वस्तुएं गर्म हो जाती हैं? एक प्रश्न आ जाता है, ये वो है अवरक्त प्रकाश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य के कौन से प्रकाश से पृथ्वी की वस्तुएं गर्म हो जाती हैं? वो है अवरक्त प्रकाश। अभी आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हैं 3-4। अब क्वेश्चन आता है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। यह पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य के बाद दूसरा सबसे निकट तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसके बाद एक पृथ्वी के नजदीक सबसे चमकीला तारा कौन सा है? उसको बोलते हैं डॉग स्टार, जो पृथ्वी से लगभग 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। 9 प्रकाश। एक क्वेश्चन आता है, सौर वर्ष किसे कहते हैं? सौर वर्ष पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती हुई सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व में दिशा में घूमती हुई एक चक्कर 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है, जिसको सौर वर्ष कहा जाता है। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आज के वीडियो में जो हमने बातें की हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हर परीक्षा में काम आने वाले। अब इसके बाद है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है, हम जहां भी रहते हैं हमारे उत्तर साइड में हम देखेंगे तो एक तारा दिखाई देता है और वो 76 साल में एक बार दिखाई देता है, जिसको बोलते हैं एली धूमकेतु। एली धूमकेतु पीछे किस सन में दिखाई दिया था? 1986 में दिखाई दिया था पिछली बार। अब ये जो एली धूमकेतु है ये 76 साल बाद दिखाई देगा। 76 साल बाद। ऐसा कौन सा तारा है जो 76 साल बाद दिखाई देता है? एली धूमकेतु 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। इसमें अभी 76 जोड़ेंगे
6 6 12, 7 14 15 और 1 16 और 9 1 10, 2062। आगे ये तारा कब दिखाई देगा? अब 2062 में दिखाई देगा, एली धूमकेतु। तो ये आज की कक्षा में पृथ्वी के समग्र अध्ययन में आगे बढ़ते हुए आज हमने किया है पृथ्वी की गतियां और उससे संबंधित जो मुख्य जो क्वेश्चन है वो हर परीक्षा में, चाहे वो रेलवे की परीक्षा हो, दिल्ली पुलिस की परीक्षा हो, एसएससी की हो, किसी न किसी परीक्षा में इनमें से कोई न कोई क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। अगर आप इस वीडियो क्लास को 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपकी और क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन हम अपने हिसाब से पृथ्वी का समग्र अध्ययन के तहत एक एक टॉपिक को करते रहेंगे और आपके लिए क्लासेस लेके आते रहेंगे जो हर परीक्षा में आपके लिए काम आएंगी। हमारे जो चैनल बनाया है इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम भी मोटिवेट हों। हम मोटिवेट होंगे तो हम आपको मोटिवेट करेंगे और आपको फिर सफलता निश्चित मिलनी संभव है। इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।